वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इशू पे जिसका नाम है हिजाब कंट्रोवर्सी, जो कि कर्नाटका में थी। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश तक इसकी जो बातें हैं वो फैल गई और अलग अलग स्टेटमेंट आने लगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए, पाकिस्तान जैसे कई सारी कंट्री हैं, इस पर कॉमेंट्स भी करने लगी। इनफैक्ट मलाला जी के द्वारा भी यहाँ पे कमेंट किया गया। तो वो सारी चीज़ों को हमें देखना, इसके इतिहास को देखना है, हमें जानना है कि कौन कौन से हमारे संवैधानिक या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इससे इफेक्ट हो रहे हैं। वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो आज हम देख रहे हैं हिजाब कंट्रोवर्सी। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो परचम का टेलीग्राम है और परचम की वेबसाइट भी है, जहाँ से आपको करंट अफेयर्स की और जो भी हमारे बर्निंग टॉपिक्स होते हैं उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस होता है। देखिए हिजाब और बुर्का में, बुर्का जो होता है वो प्रॉपरली कवर होता है, जिसमें फेस भी कवर होता है, आईज भी कवर होती है, राइट। जबकि हिजाब आप देखेंगे एक दुपट्टे की तरह है जो कि सर को कवर करता है। बुर्का जो है वो कई सारी कंट्रीज के द्वारा ऑलरेडी बैंड है। इनफैक्ट इसका इफेक्ट जो है वो पेरिस ओलंपिक में भी हो सकता है, आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे जो भी स्पोर्ट्स इवेंट हैं या स्टेडियम में जो महिलाएं होती हैं उनको बुर्का अलाउड नहीं है। तो हो सकता है इसका इफेक्ट पेरिस ओलंपिक में भी भविष्य में देखा जाए। तो बुर्का जो है वो कई सारी कंट्रीज के द्वारा ऑलरेडी बैंड है। इनफैक्ट जो मुस्लिम कंट्रीज है उन्होंने भी पब्लिक प्लेसेस पे, स्कूल पे बुर्का को बैन कर रखा है। और अभी हम बुर्का के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल और केवल हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिजाब कंट्रोवर्सी क्या है, हम इसको समझते हैं। तो कहानी कब शुरू होती है? दिसंबर लास्ट और जनवरी 1 में ये कहानी शुरू होती है कर्नाटका से। कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट की 6 गर्ल्स होती हैं जो कि हिजाब पहन के स्कूल जाती हैं। स्कूल गर्ल्स होती हैं और उनको स्कूल में एंट्री से मना कर दिया जाता है। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है, ठीक है। द controversy over hijab in Karnataka began on the January 1st when Muslim schoolgirl at Udupi Women's Pre-University College attended class wearing hijab, और उनको वहां पे मना कर दिया जाता है। और उसके बाद कई सारे जगहों पे भी ये सारे कार्यक्रम होने लगते हैं। जो लड़कियां हिजाब पहन के स्कूल या कॉलेज जाती हैं तो उन्हें वहां पर एंट्री नहीं दी जाती। और उसके बाद बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं बॉयज के, वो शेफ्रॉन शॉल, मतलब जो भगवा कलर का गमछा वगैरह होता है, वो भी लेकर आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे नारेबाजी होने लगती है, चैंटिंग शुरू हो जाती है जय श्री राम और अल्लाह अकबर की। और ये मामला बहुत तूल पकड़ लेता है और इस तरीके से पूरा मामला फैल जाता है, ठीक है। तो रिसेंटली द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर अ बैन ऑन द क्लॉथ एंड डिस्टर्ब इक्वलिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर इन अ स्कूल एंड कॉलेज। जब ये मामला इतना ज्यादा बढ़ते जाता है, हिंसा होने लगती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि हम 3 दिनों के लिए स्कूल को ऑफ करते हैं। तो 3 दिनों के लिए स्कूल ऑफ किया जाता है। और ये जो पूरा मामला है ये आपको 3 बेंचेस की जज, जो हायर जज है, उसके पास ये मामला पहुंच जाता है, जिसमें हमारे माननीय हाई कोर्ट के, जो कर्नाटका हाई कोर्ट के जज है, चीफ जस्टिस है, वो भी इस 3 बेंचेस में जो है शामिल हैं। यहाँ पर बोला जाता है आर्टिकल, इस पूरे मामले में 3 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, विच इज आर्टिकल नंबर 14, जो कि आपको समानता के अधिकार की बात, इक्वलिटी की बात करता है कि अगर आप हिजाब को बैन कर रहे हैं तो बहुत सारे हिंदू जो लोग कैरी करते हैं, जैसे कि धागा वगैरह कैरी करते हैं, टीका लगा के आते हैं, या फिर जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो टर्बन या फिर जो पगड़ी है वो पहनते हैं। तो यहाँ पर तो आप इक्वलिटी की, समानता की बात नहीं करें। अगर बैन करना है तो फिर सबको करो, कोई भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो रिलीजियस हो। इनफैक्ट जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहां पे प्रेयर होती है, तो वो किसी हिंदू कम्युनिटी या फिर क्रिश्चियन स्कूल है तो क्रिश्चियंस की प्रेयर, इस तरीके से ही बातें की जाती हैं। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये पूरा वायलेट हो गया। ये पूरा का पूरा मामला कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्कूल को हम 3 डे के लिए बंद करेंगे। तो आर्टिकल 14 के अलावा आर्टिकल 19 जो कि आपको फ्रीडम्स के राइट्स देता है, उसके अलावा आर्टिकल 25 जो कि आपको रिलीजियस फ्रीडम के राइट देता है। तो इन तीनों आर्टिकल से ये पूरा मामला चल रहा है, जो कि पहुंच चुका है हाई कोर्ट में। कहां पर? कर्नाटका हाई कोर्ट में। और 3 जज की ये जो बेंच है वो इसको देख रही है। अब 3 जज की बेंच देख रही है तो यहाँ पर एक ऑर्डर भी जारी किया इन्होंने, एक इंतरिम ऑर्डर दिया कि जब तक फैसला नहीं आता है, जब तक फैसला नहीं आता है तो आप लोग एक काम कीजिए, चाहे वो शेफ्रॉन कलर हो या फिर हिजाब हो, इन सबको हम प्रतिबंध करते हैं, बैन करते हैं स्कूल या कॉलेज प्रमाइसेस में। अभी आप लोग इनका यूज नहीं करेंगे जब तक हमारा फैसला या जब तक ये पूरी सुनवाई चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो छुट्टियां थी वो
16 फरवरी तक बढ़ा दी गई, लेकिन बोला गया कि एग्जाम ऑन टाइम पर होंगे और तब तक जो है वो ऑनलाइन क्लासेस आपको चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मामला यहाँ पे पहुंच चुका है। जब हाईकोर्ट ने ये मामला दिया, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब अपना इंतरिम में ऑर्डर पेश किया, तो कई सारे एक्टिविस्ट जो है वो एक्टिव हो गए, जिनमें से एक थे कपिल सिब्बल जी। कपिल सिब्बल जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट नहीं करता, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी है, फ्रीडम के राइट है, और ये इनको वायलेट करता है। और हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो तो हमारे फंडामेंटल राइट के संरक्षक है, उनको प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। तो ये मामला इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक बढ़ते हुए जा रहा है। तो ये कहानी कर्नाटका से शुरू हुई थी और पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट तक। अब यहाँ पे कर्नाटका के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ना ही हिजाब के फेवर में है और ना ही केसरी के फेवर में है। वो केवल इतना कह रही है कि जब तक ये मामला पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें, या फिर हिजाब और जो भी केसरी रंग है उस पर थोड़े दिनों के लिए हम प्रतिबंध लगाते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट कैन बियर वॉट एवर दे वॉन्ट ऑन स्ट्रीट बट ड्रेस कोड इज कंपल्सरी इन स्कूल। आपको स्ट्रीट्स में, पब्लिक प्लेसेस में हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, भगवा कलर पहनना है, जो भी पहनना है पहनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्कूल प्रेमाइसेस पे स्कूल की ड्रेस जो है वो कंपलसरी होगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे एक्ट्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा जो सेक्शन नंबर 133 क्लॉज 2 है कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 का, वो कहता है कि स्टेट को इशू है, डायरेक्टिव इशू है कि वो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो है वो राइट्स इशू कर सके और उनको एक पर्टिकुलर ड्रेस में आना अनिवार्य, एक ड्रेस कोड होना चाहिए। तो यहाँ पर कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 से बातें आती। साथ ही साथ जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर हैं वीसी नागेश, वो भी कहते हैं कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट जो 2013 और 2018 में फ्रेम हुआ था, वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को पावर है कि वो अपनी ड्रेस कोड को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। क्लियर। अब ऐसा कोई नहीं है कि भारत एक पहली कंट्री है जो हिजाब की कंट्रोवर्सी में फंसी है। ऐसे कई सारी कंट्री है जहां पर बुर्का या हिजाब जो है वो, या फेस को कवर करना जो है वो बैन है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, बुल्गारिया, नीदरलैंड, चाइना, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ये सारी कंट्री हैं जहां पर फेस कवर करना या बुर्का पहनना जो है वो प्रतिबंधित है। और सबसे लेटेस्ट कंट्री वो कौन है? श्रीलंका। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी मैटर करती है। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था श्रीलंका में, अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका में 2019 में एक बुर्का पहना हुआ पर्सन था, उसने क्या किया था, एक सुसाइडल बॉम्ब वहां पर अटैक किया था जिससे 260 पीपल मारे गए थे। और उसके बाद ड्यू टू द इंटरनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न से श्रीलंका ने कहा कि हम ये जो फेस कवर वाली जो भी ड्रेसेस होती हैं उनको हम बैन करते हैं। और ये इफेक्ट हो गया 29 अप्रैल 2021 से। तो बिल्कुल लेटेस्ट कंट्री तो श्रीलंका है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने बैन करके रखा हुआ है बुर्का को और हिजाब को। क्लियर हो गए इतनी चीज़ें। अब क्वेश्चन ये बनता है, जब इतनी सारी कंट्रीज है जिन्होंने हिजाब को, इनफैक्ट जो मुस्लिम कंट्री जैसे कि कजाकिस्तान वगैरह की बात करते हैं तो उन्होंने भी बोल के रखा है कि पब्लिक प्लेसेस पे आपको ये सब नहीं पहनना है, स्कूल में आप स्कूल ड्रेस में आइए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि यूएसए को सामने आने की क्या ज़रूरत है? यूएसए क्यों कहता है कि ये तो बहुत गलत है, जब हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हमारे अपने फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमने खुद यूएसए से ही अडॉप्ट किए हैं। आर्टिकल 25 to 28 जो हमें फ्रीडम देता है रिलीजियस की, अपने धर्म को मानने का जो हमें फ्रीडम देता है। तो कर्नाटका हाईकोर्ट कोई नहीं होता कि वो वहां पर स्कूल की ड्रेस को डिसाइड करे या बताए कि कौन हिजाब पहनेगा या कौन नहीं। तो यूएसए तब क्या कर रहा था जब फ्रांस में और इतनी सारी कंट्रीज में ये सब बैन किया गया, या फिर जब फ्रांस ने कहा कि जो ऑडिटोरियम्स या फिर जो आपके स्टेडियम है वहां पे बुर्का पहन के या हिजाब पहन के फीमेल नहीं आ सकती, तब यूएसए क्या कर रहा था? तो तब यूएसए ने क्यों आवाज नहीं उठाई? इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो फवाद चौधरी जो पाकिस्तान से हैं वो भी यहाँ पे आवाज उठाते हैं कि ये बहुत गलत बात है। तो इस तरीके से ये जो हमारा इंटरनल मैटर है वो अब एक इंटरनेशनल इशू बनते जा रहा है। अलग अलग कंट्री के द्वारा यहाँ पे कमेंट जो है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे जो एनवॉइस है उसके द्वारा रिप्लाई किया गया, अभी हम वो रिप्लाई देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 3 जज की जो बेंच जिन्होंने इंतरिम ऑर्डर दिया है वो कौन कौन है? एक तो है चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी,
जो कि कर्नाटक का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा यहाँ पे जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जे एम काजी हैं। उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम गर्ल की जो पिटीशन आई थी उस पर यहाँ पे डिस्कशन शुरू किया और एक इंतरिम ऑर्डर दिया है कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बियरिंग ऑफ हिजाब इज नॉट अ गुड थिंग, आप पहन सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जब तक ये मामला ठीक नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो कि पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करने का काम करता है। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्राउंड ऑन विच द कर्नाटका गवर्नमेंट ऑर्डर हैज बीन चैलेंज, तो किन ग्राउंड्स पे इन्हें चैलेंज किया गया है? तो पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 91A के आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए के 1 के बारे में हम बात करते हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटी दैट द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारा संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है, हमें स्वतंत्रता के अधिकार देता है, बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, कहीं भी बस जाने का अधिकार है, अपनी तरीके से रोजगार करने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार है, रैली निकालने का अधिकार है। ऐसे कई सारे अधिकार जो हैं वो हमको आर्टिकल 19 से मिले हैं। लेकिन हमारे पास जितने भी फंडामेंटल राइट है एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 17 सब में किंतु परंतु है, मतलब कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। हर चीज में कुछ ना कुछ यहाँ पे हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हैं। ऐसा नहीं है कि बोलने का अधिकार है तो आप कुछ भी बोलने लगोगे, तो हर एक चीज में आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी बातें नहीं करना है जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी को डैमेज करे, पब्लिक ऑर्डर को डैमेज करे, हेल्थ को, मॉरलिटी को डैमेज करे, तो ऐसी आप कोई भी बात नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर मेंशन है। अगली अगर हम बात करते हैं बैन ऑन द हैंड स्कार्फ वायलेट द फंडामेंटल राइट टू द इक्वलिटी सिंस अदर रिलीजन मार्क्स सच एज द टर्बन बॉर्न बाय द सिख आर नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोविडेड। तो बिल्कुल ये बात सही, जब हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग कहते हैं कि हमें समानता का अधिकार है, तो समानता यहाँ पर कैसे है, ये मुद्दा भी पकड़ाया हुआ है। तो यहाँ पे सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे कि एक दुपट्टा है, अब दुपट्टा तो सर पर भी रखा जा सकता है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट या कर्नाटका गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करेगी कि उस अटायर को कैसे कैरी करना है, कि दुपट्टा को आप कैसे कैरी करेंगे। आपको गले में बांधना है, आप बांधिए, आपको सर पर डालना है, डालिए। तो ये मामला यहाँ पे संजय हेगड़े जी के द्वारा उठाया गया है, जो कि यहाँ पे मुस्लिम गर्ल्स की जो पिटीशन है उनकी तरफ से यहाँ पे ये लड़ रहे हैं। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कम अंडर द 6 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 to 28, जहां पे आर्टिकल 21A रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बताता है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस पे। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, हाउएवर द स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। अभी कोई ऐसा नहीं है कि आज ये मामला उठ रहा है, तो ऐसे कई सारे वर्डिक्ट पहले भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में शिरूर मठ के अंतर्गत एक केस दिया था कि देखिए हर एक व्यक्ति को अपने रिलीजियस जो भी धर्म की प्रैक्टिसेस है वो करने का अधिकार है। मतलब वो हमारे जैसे कि आपका केशवानंद भारती केस आप देखते हैं ना, आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स बेसिक्स हैं या फिर हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, वैसे ही यहाँ पर रिलीजियस के लिए भी कुछ बेसिक टर्म्स यूज किए गए थे कि जैसे कि वर्शिप करने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार, आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं, किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। आपके जो रिचुअल्स है उनको मानने का अधिकार, आपकी सेरेमनी है, शादियां हैं, जो भी हैं वो, ये सभी पार्ट जो है वो इंट्रिकल रिलीजियस पार्ट है, इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आप इन्हें किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं सकते, बोल नहीं सकते कि आप इस भगवान को मानो या इस तरीके से अपने सेरेमनी को करो। तो ये बात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1954 में कही जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा हम 2016 का एक केस देखते हैं जो कि 3 जज का एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, जिसमें टी.एस. ठाकुर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और एल. नागेश्वर राव जी ने इस केस को सुना था। 3 जजेस की टीम थी और इनका वर्डिक्ट क्या आया था, हुआ कुछ ऐसा था मामला 2016 में। इंडियन एयरफोर्स में एक व्यक्ति थे, एक मुस्लिम व्यक्ति थे, जो कि अब मुस्लिम व्यक्ति बियर्ड वगैरह दाढ़ियां रखते हैं, तो यहाँ पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था इंडियन एयरफोर्स से बाय द, यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेगुलेशन 424 ऑफ द आर्म फोर्स रेगुलेशन 1964 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी इंडियन एयरफोर्स में काम करता है वो दाढ़ी वगैरह नहीं रख सकता, इसलिए उस मुस्लिम व्यक्ति को वहां से क्या कर दिया था, नौकरी से निकाल दिया गया था। वहीं एक सिख व्यक्ति भी जो कि एक दाढ़ी भी रखता है और एक पगड़ी भी बांधता है, उसको नहीं निकाला और कहा गया कि जो रेगुलेशन 424-25B कहता है वो ये कहता है कि अगर आपका जो रिलीजन है वो रिस्ट्रिक्टेड करता है किसी भी पर्सन को, या
कि आप दाढ़ी नहीं काटेंगे या पगड़ी नहीं उतारेंगे तो उन व्यक्ति के लिए यहाँ पर जो है वो एक्सेप्शन है, वो छूट है, जबकि कुरान में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि दाढ़ी नहीं काट सकते। तो इस बात के कारण यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स से इन पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो निष्कासित कर दिया गया था। तो ये भी एक मामला आया था कि अगर आपको आपका जो रिलीजन है, आपका जो धर्म है, वो आपको प्रोहिबिट करता है कटिंग ऑफ द हेयर और शेविंग ऑफ फेस ऑफ इट्स मेंबर, तो इसको हम अलाउ किए जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या पब्लिक जॉब हो। क्लियर। साथ ही साथ 2015 में भी एक केस आता है केरला हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे केस क्या होता है, जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो सीबीएसई कहती है कि देखिएगा सभी लोग जो है वो हाफ शर्ट वगैरह पहन के आएंगे, पैजामा कुर्ता पहन के आएंगे, स्लीपर पहन के आएंगे, है ना। कोई भी व्यक्ति फेस को कवर करके नहीं आएगा, मतलब हिजाब या बुर्का पहन के नहीं आएगा, क्योंकि हम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, कोई भी चीटिंग ना हो, आसानी हो सभी को चेक वगैरह करने के लिए। तो ये मामला आया। तो उसके बाद यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई केरला हाई कोर्ट में कि ये तो हमारी रिलीजियस जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यहाँ पर वॉयलेट करने का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि हम अपने रिलीजियस अटायर में नहीं आ सकते। तो ये बात केरला हाई कोर्ट में पहुंची और केरला हाई कोर्ट ने सीबीएसई को समन भेजा और कहा कि देखिएगा यहाँ पर आप किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं से नहीं खेल सकते। अगर वो व्यक्ति अपने रिलीजियस अटायर में आना चाहता है तो वो आ सकता है। आप कुछ नए रूल्स बनाइए, आप उन्हें पहले बुलाइए और आप कुछ ऐसे वहां पे रूल्स भी डाल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बुर्का में आया है तो वो जो हमारी अथॉरिटी है, जो लीगल अथॉरिटी है, उनके साथ कॉर्पोरेट करेगा चेकिंग कराने में। तो इस तरीके से एक और मामला हो चुका है जिसमें केरला हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल कहा था कि रिलीजियस अटायर में आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें एक और केस याद आता है, 2018 में फातिमा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस भी हुआ था, जहां पर एक क्रिश्चियन स्कूल में एक मुस्लिम लड़की को बोला गया था कि आप अपने अटायर में नहीं आएंगे, तो उसके पेरेंट्स ने भी केरला हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। तब केरला हाई कोर्ट ने तो कहा था कि आप उस बच्ची को रोक नहीं सकते, वो अपने रिलीजियस अटायर में आ सकती है। लेकिन ये वो मामला 2018 का और ये 2022 का जो मामला है कर्नाटका का, बहुत डिफरेंस है। वहां पर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूट के बारे में बात हो रही है। तो थोड़े से मामले अलग हैं और दलीलें भी यहाँ पे थोड़ी सी अलग अलग हैं। तो ये पूरा मामला है। अब ये देखिएगा, ये है हमारे इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम मिस्टर हुसैन, जो कि अमेरिका से हैं, और ये कहते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट को शुड नॉट डिटरमाइन परमिसिबिलिटी ऑफ रिलीजियस क्लॉसेस, हिजाब बैन इन स्कूल, वायलेट रिलीजियस फ्रीडम। तो ये सारी बातें ये हुसैन साहब कह रहे हैं। अब हुसैन साहब कौन है? हुसैन वॉज अपॉइंटेड एम्बेसडर एट द लार्ज फॉर IRF by the United States Senate in December 2021. It is the first Muslim to hold this position. इसके अलावा जब बाराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्पेशल एनवॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन में भी ये काम कर रहे थे। क्लियर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वहां से भी बागची जी का रिप्लाई आता है कि हमारे इंटरनल मैटर है, हम इसको संभाल लेंगे, आप लोगों को कमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे कर्नाटका हाई कोर्ट के पास ये मामला गया है, वो लोग सही डिसीजन देंगे और ये भी कहा गया कि हमारे पास जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके पास राइट है कि वो ड्रेस कोड डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बात हमारे तरफ से भी भेजी गई है। तो ये पूरा मामला था और कर्नाटका हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया उसके बाद ये मामला और फैल गया और अब ये जो मामला है वो कहाँ पहुंच गया है। आप देखिए, जो मामला है आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, आपको ये मामला राजस्थान में उठता हुआ यूपी और वेस्ट बंगाल में भी उठता मिलेगा। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी आप देखेंगे स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब बैन करने पर यहाँ पे बातें चल रही हैं। साथ ही साथ हिजाब इज आर राइट यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे हैं आंध्र प्रदेश वाइजैक में। तो इस तरीके से मामला धीरे धीरे, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 सब क्लॉज ए के बारे में बात करता है, तो इस तरीके से पूरा मामला फैलते जा रहा है। अब मंडे मतलब कल के दिन यहाँ पे फाइनल जो सुनवाई होगी कर्नाटका हाई कोर्ट में और उसके बाद वर्डिक्ट आएगा, तो उस पर सबकी नज़र है कि फिर उसके बाद उसे चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं, वो सब बात की चीज़ें हैं। तो ये सारा मामला इस तरीके से फैला हुआ है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002। तो 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से कौन से फंडामेंटल राइट को ऐड किया गया था, साथ ही साथ कौन सा फंडामेंटल राइट अबॉलिश कर दिया गया था बाय द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। तो मतलब एक हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमने जोड़ा है और एक फंडामेंटल राइट है जिसको हमने हटाया है। उन दोनों के बारे में आपको बेसिकली हमें बता देना है। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना डिसीजन आप बता सकते हैं, क्योंकि
आप कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ बात हो रही है समानता के बारे में, अगर हिजाब बैन है तो फिर हिंदू, क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटी के लोग जो भी अटायर कैरी करते हैं वो भी बैन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे रिलीजियस अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हर एक सेक्टर में होने चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मानना है? साथ ही साथ यहाँ पर एक और नया मुद्दा तूल पकड़ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर हम स्लोगन देते हैं और वहीं अगर आप हिजाब को बैन करते हैं, तो बहुत से ऐसे मुस्लिम परिवार होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने कल्चर को वो अडॉप्ट किए हुए हैं और वो परमिशन नहीं देते हैं अपने घर की महिलाओं को या बेटियों को कि बिना हिजाब के कहीं भी जाएं। तो क्या उन बच्चों को क्या होगा? क्या उनको भी एजुकेशन यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी? तो इस तरह के कई सारे मुद्दे यहाँ पर फैले हुए हैं। अब ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट को फैसला देना है। सो हम देखेंगे जब ये फैसला आएगा, उस पर फिर हम वापस डिस्कशन करेंगे। टेक केयर।